आलोर शहर, जिसे कि आरोर भी कहा जाता है, सिंध की राजधानी था। सिंध को यूनानी सिंधोमन कहते थे और प्राचीन हिंदू सिंधु देश। चचनामा की पिछली वीडियो में थोड़ी सी चर्चा की गई थी। चचनामा की भूमिका में जो भी सुरेंद्र अज्ञात जी ने कहा था उस बात पर चर्चा की। आज हम चचनामा की विस्तृत जानकारी लेंगे। ये चच कौन था और इसकी मृत्यु कैसे हुई। जय भीम, नमो बुद्धाय। आलोर एक सुंदर नगर था जो मेहरान नदी यानी कि सिंधु नदी का पुराना नाम है। ये उसके तट पर स्थित था। वहाँ एक हिंदू राजा राज्य करता था जिसका नाम साहिरस था। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि ये जो साहिरस है ये द्वितीय है। राय वंश का राज्य 485 ईस्वी में राय देवाइज यानी कि देवाजी ने स्थापित किया था। इसका उत्तराधिकारी साहिरस था। उसके बाद साहसी सिंहासन रूढ़ हुआ। चचनामा साहसी के पुत्र साहिरस से शुरू होता है जो कि द्वितीय साहिरस था। उसके पास असीम धन संपत्ति थी। उसके राज्य की पूर्वी सीमा कश्मीर थी तो पश्चिम में मकरान, दक्षिण में सिंधु सागर तक राज्य फैला हुआ था तो उत्तर में कुर्दन एवं किकानन के पर्वत तक। निम्रुज के राजा ने साहिरस पर चढ़ाई कर दी और वह किरमान में घुस गया। भयंकर युद्ध हुआ। निम्रुज के राजा और सैनिक पारसी थे। उन्होंने अपने इष्ट देव का नाम लेकर ऐसा प्रबल हमला किया कि साहिरस की सेना का मनोबल टूट गया और वे मैदान से भाग निकले। लेकिन साहिरस अपने वफादार सैनिकों के साथ जूझता रहा। अंत में उसने वीरगति पाई। युद्धोपरांत हमलावर अपने देश को लौट गए। फलतः सिंध में साहिरस का पुत्र राय साहसी सिंहारूढ़ हुआ। उसने अपनी नीतियों पर चलते सारे राज्य को अपने नियंत्रण में रखा। फलतः प्रजा सुखपूर्वक जीती थी। राजा का राम नामक एक ब्राह्मण महामंत्री था। सब उसकी सूझबूझ के कायल थे। राजा भी उसके दिए परामर्श का सम्मान करता था। एक दिन जब महामंत्री राम अपने दफ्तर में आए तो वहां एक ब्राह्मण उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। राम ने जब उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है, तो उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं सेलज का पुत्र चच हूँ। मेरे पिता और भाई जंदब गांव के एक मंदिर में रहते हैं जो आलोर के पास है। मैं यहाँ आपसे अपनी योग्यता के अनुसार किसी पद की याचना करने के उद्देश्य से आया हूँ। जिस समय दोनों ब्राह्मण यानी कि महामंत्री और चच आपस में बात कर रहे थे तभी देवल नगर से एक पत्र आया जिसके बारे में सुझाव देना था। राम ने वह पत्र चच को पकड़ा दिया। उसने उस पत्र को सुंदर लय में पढ़ा और तत्काल ही सुंदर शब्दों में उसका उत्तर भी बनाकर राम को सौंप दिया। राम ने देखा कि लिखाई बहुत सुंदर थी और उत्तर भी माकूल था। उसने मन ही मन चच की प्रशंसा की और उसे कई मूल्यवान उपहार देते हुए कहा कि मेरे पास कार्याधिक्य है। तुम मेरे सहायक के रूप में मेरे अधीन कार्य कर सकते हो। चच की मनोकामना पूरी हो गई। शीघ्र ही वह पत्राचार विभाग का एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी बन गया। एक बार ऐसा हुआ कि राजा साहसी जनता दरबार में आया। वहां राज्य के पदाधिकारियों के साथ साथ नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी उपस्थित थे। तभी सिविस्तान प्रांत से एक पत्र आया। राजा ने राम को बुला भेजा। जब वह नहीं आया तो चच ने राजा के पास संदेश भिजवाया कि मैं राम का सहायक हूँ और पत्र का उत्तर तैयार कर सकता हूँ। राजा ने चच को बुला भेजा। चच ने सुंदर स्वर और शुद्ध उच्चारण के साथ पत्र पढ़ डाला और बाद में उसका उचित वाक्यों में समुचित उत्तर भी बना दिया। राजा चच की शैली से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे राजकीय अंगवस्त्र दिए और उसके पद पर उसे स्थायी कर दिया। कुछ समय बाद जब राम आया तो उसने देखा कि राजा का मन चच पर आ गया है, क्योंकि राजा ने कहा था, हे राम, यह सेलज का पुत्र चच है। यह एक सत्यनिष्ठ, स्पष्टवादी और अनुभवी ब्राह्मण है। बाद में भी जब कभी चच की राजा से मुलाकात होती, राजा उसे अंगवस्त्र या अन्य कोई उपहार देता था। राजा सदैव उसकी सलाह लेता था और उसे महत्व देता था। फिर एक दिन राम का देहांत हो गया। अब चच सर्वे सर्वा बन गया। राम के मरणोपरांत राजा ने चच को बुला भेजा और उसे सचिव और महामंत्री के पद से विभूषित कर दिया। कुछ ही समय में सारे राज्य में उसकी तूती बोलने लगी।
एक दिन राजा राय साहसी अंतःपुर में अपनी परम प्रेयसी रानी सुहांदी के साथ बैठा हुआ था। महामंत्री व सचिव चच महल के द्वार पर आया और उसने संदेश वाहक द्वारा राजा के पास संदेश भिजवाया कि वह राजा से किसी आकस्मिक कार्यवश मिलने आया है और राजा को एक महत्वपूर्ण सूचना से अवगत कराना चाहता है। यह सुनते ही राजा ने रानी सुहांदी को पर्दे की ओट में जाने को कहा, परंतु वह प्रतिकार करते हुए बोली कि कितने ही निम्न वर्ग के लोग आते हैं तो मुझे पर्दे के पीछे भेजने की जरूरत तुम महसूस नहीं करते। अब एक ब्राह्मण आया है तो क्या मैं उस पर फिदा हो जाऊंगी? मैं क्यों उससे शर्म करूं और अपने आप को छिपाऊं? मेरी 1000 जवानियां राय साहसी की चरण रज पर कुर्बान। राजा में हिम्मत नहीं थी कि अपनी रानी की अभिलाषा के विरुद्ध जाए। वह जब भी हट करती राजा को उसकी बात माननी ही पड़ती थी। अतः राजा ने रानी की उपस्थिति में ही चच को बुला भेजा। उसने राजा को समस्त सूचनाएं दी और विषय भलीभांति समझाया। चच अपने पूर्ण यौवन में था। उसका मुखमंडल सदाचार की आभा से आलोकित था। रंग गोरा, कद लंबा था। उसके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित था। उसकी गालें गुलाबी थीं। रानी सुहांदी ने जब इस नवयुवक को देखा तो देखती ही रह गई। वह चच को अपना दिल दे बैठी। रानी ने बूढ़ी परिचारिका के हाथों चच के पास प्रणय निवेदन करने वाला प्रेम पत्र भेजा। उसने अपने संस्कारवश उस पत्र को घृणा से देखा। उसने पत्र में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार करना ही उचित समझा। चच ने प्रत्युत्तर भेजा कि रनिवास की पवित्रता भंग करने का परिणाम असामयिक मृत्यु होता है या मृत्यु भय। हम ब्राह्मण लोग हैं। मेरे पिता और भाई सन्यासी हैं और वे सब कुछ छोड़कर ईश्वर की आराधना में लीन हैं। मैं इस प्रकार राजा का विश्वासघाती नहीं बन सकता। मैं इस पाप को अपने सिर नहीं ले सकता। आप कभी भी मुझसे अपना अभीष्ट प्राप्त नहीं कर सकती। जब यह संदेश रानी के पास पहुंचा वह अंदर बाहर से एकदम स्तब्ध हो गई। उसने उसी स्तब्धता के आलम में उत्तर भेजा कि यदि तुम मेरे साथ सामीप्य से सकुचा रहे हो तो कम से कम इतना तो करो कि अपना सुंदर मुखड़ा मुझे प्रतिदिन दिखा दिया करो, जिससे तुम्हारे सौंदर्य का ख्याल मेरे मन में एकदम ताजा रहे और मैं अपने आप को इस विचार से खुश रख सकूं कि कभी न कभी तुमसे मेरा संयोग अवश्य होगा। मैं तुम्हारे संग संयोग की रात्रि की प्रतीक्षा में हूँ। राय साहसी को इसका जरा भी गुमान न था, लेकिन कुछ राजदरबारी ऐसे अवश्य थे जिनकी पैनी नजरों से यह सब छिपा न रह सका, परंतु प्रमाण के अभाव में वे चुप रहे। अंततः कुछ लोगों ने हिम्मत करके जब यह बात राजा को बताई तो उसने यह कहकर बात खत्म कर दी कि मेरे अंतःपुर में ऐसी घटना घटित नहीं हो सकती और न ही चच इतना कृतज्ञ है कि ऐसा घृणित कुकृत्य करेगा। इसी बीच राजा बीमार पड़ गया और वह शीघ्र ही मरणासन अवस्था में पहुंच गया। रानी जब राजा की अवस्था देखकर विचलित हो जाती तो चच को बुला भेजती और कहती कि यदि राजा का देहांत हो गया तो पुत्र के अभाव में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। उस स्थिति में नजदीकी संबंधी संपत्ति और राज्य पर अधिकार जमा लेंगे और मुझे सताएंगे और यहाँ से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि वे मुझसे खुश नहीं हैं और राजा के जीवन काल में ही मुझे भद्दे नाम से संकेतित किया करते हैं। अब जब राजा नहीं रहेगा तो वे मुझे जीवन और संपत्ति से वंचित करने में संकोच नहीं करेंगे। हे चच, मेरे मन में एक योजना है। अगर हम हिम्मत दिखाएं तो नियति यह राजपाट तुम्हारे कदमों में रख देगी। इस पर चच ने कहा कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप जो भी कहेंगी वह मेरे और आपके हित में ही होगा। आप बताएं कि क्या करना है। रानी ने कहा कि तुम एक आदेश जारी करो कि 50 हथकड़ियाँ और 50 जंजीरें बनवाई जाएं। उन्हें रात में चुपचाप लाकर यहाँ घर में छिपा दिया जाए। समय आने पर इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। चच के आदेशानुसार जंजीरें और हथकड़ियाँ बन गई। उन्हें रात्रि के अंधेरे में अंतःपुर में लाया गया और एक कोने में छिपाकर रख दिया गया। उधर राजा का देहांत हो गया और वैद्य उठकर बाहर जाने लगे तो उन्हें रोक दिया गया कि यहीं बैठे रहो। एक विश्वासपात्र सेवक से रानी ने कहा कि राजा को एक कमरे में ले जाओ और दरवाजा बंद कर दो, ताकि शहर में किसी को राजा की मृत्यु की सूचना न मिल सके। फिर रानी ने अपने सेवकों से कहा कि राजा के उन निकट संबंधियों को बुला लाओ जो कि सिंहासन के दावेदार हो सकते हैं। उनके इकट्ठा हो जाने पर एक एक का नाम लेकर अंदर बुलाया, जिन्हें आते ही विश्वासपात्र सैनिकों ने जंजीरों और हथकड़ियों से जकड़ लिया।
उन संबंधियों की संख्या 50 या उससे कम ही रही होगी, क्योंकि 50 जंजीरें आदि ही बनवाई गई थी। इसके बाद रानी ने उन संबंधियों को बुलवाया जो निर्धन थे, जो जरूरतमंद थे। जैसे जैसे ये संबंधी आते गए उनसे कहा गया कि आज राजा तुम्हारे संबंधियों से अत्यंत क्रोधित है। उसे रात को ठीक से नींद नहीं आई, अतः उन्हें जंजीरों में जकड़ लिया गया है। यदि तुम गरीबी और भूखमरी से निकलकर धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हो तो उस कमरे में जाओ और अपने एक धनी संबंधी को मार डालो जिसने राजा को तंग और परेशान किया है। जिस संबंधी को तुम मारोगे उसका घर, उसकी संपत्ति सब तुम्हारी हो जाएगी। धन के लालच में गरीब संबंधियों ने अपने अमीर संबंधी तलवार की सहायता से मौत के घाट उतार दिए। इस नरसंहार से रानी संभावित शत्रुओं से निश्चिंत हो गई। सिंहासन के मामले में कोई प्रतिद्वंदी शेष जो न रहा था। इसके बाद रानी ने यह घोषणा नवनियुक्त बुद्धिमान नामक मंत्री के द्वारा करवा दी कि संबंधियों के वध के कारण राजा का मन खिन्न है और उसका आदेश है कि सचिव चच को कुछ समय के लिए मेरा उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाए, ताकि लोगों के काम यथावत हो सके और उन्हें न्याय मिल सके जो न्याय की प्रतीक्षा में हैं, तथा प्रशासन उसी के नाम पर चले ताकि देश व समाज में अराजकता न फैले। इस आदेश को सभी ने सिर आंखों पर लिया और धरती पर माथा टेकते हुए कहा कि हम राजा के आदेश का पालन करेंगे। सचिव चच हर दृष्टि से इस दायित्व के योग्य हैं। इसके बाद रानी ने ऐसे महंगे वस्त्र जिन पर जवाहरात के गोटे लगे हुए थे अपने हजारों विश्वासी अनुचरों और मित्रों को दिए। फिर रानी ने मंत्र पद के लिए नई नियुक्ति की। बड़े राज्याधिकारियों को उपहारों से लाद दिया। बहुत से सामंतों के लिए नई नई जागीरों की घोषणा कर दी। उसी समय रानी ने राजमुकुट चच के सिर पर सजा दिया और उसे सिंहासन पर बैठा दिया। इस प्रकार सारा राज्य चच के नियंत्रण में आ गया। देखते ही देखते महीने बीत गए। किसी तरह राजा राय साहसी की मृत्यु की सूचना उसके भाई महारथ यानी कि महारथ को मिली, जो कि चित्तौड़ यानी कि राजस्थान का राजा था। वह दुखी और कुद्र होकर सिंहासन से चच को हटाने के लिए बहुत बड़ी सेना लेकर सिंध की ओर चल पड़ा। महारथ ने सिंध की राजधानी आलोर से कुछ दूर पड़ाव डालकर अपने कुछ विश्वास पात्रों को चच के पास यह संदेश देकर भेजा कि मैं इस राज्य का वैध उत्तराधिकारी हूँ और यह राज्य मेरे पिता व पूर्वजों की हती है, इसलिए मुझे मेरे भाई का राज्य विरासत में मिलना चाहिए। तुम्हें सचिव और मंत्री के पद पर यथावत बनाए रखा जाएगा और तुम्हारे साथ उदारता का व्यवहार किया जाएगा। इस पर चच रानी के पास जाकर पूछता है, शत्रु मेरे द्वार पर आ पहुंचा है और राज्य पर अपना दावा कर रहा है, ऐसे में आप क्या कहती हैं? उत्तर में रानी ने कहा कि मैं एक नारी हूँ और पर्दे के पीछे रहती हूँ। यदि मुझे लड़ना है तो लो मेरे कपड़े पहनकर यहाँ बैठ जाओ और अपने कपड़े मुझे दे दो ताकि उन्हें पहनकर युद्ध के मैदान में मैं लड़ सकूं। क्या तुमने नहीं सुनी कि बुद्धिमानों ने कहा है कि यदि किसी उच्च पद की जिम्मेदारी आ जाए तो उसे कुशलता पूर्वक और योग्यता से वह तभी निभा सकता है जब वह उस पद के लिए अनिवार्य कुशलता और ज्ञान प्राप्त कर ले। जब यह राज्य तुम्हारे भाग्य में आ गया है तो तुम्हें मेरे परामर्श की क्या जरूरत है? कमर कस लो और शेर की तरह शत्रु पर टूट पड़ो और उसे पराजित करो। सम्मानित मृत्यु घृणित जीवन से श्रेष्ठ होती है। तुम्हारे पास हाथी, घोड़े, सेना और विश्वास पात्र अनुचर हैं। एक पुरुष की तरह आगे बढ़ो। चच रानी के इन शब्दों से अत्यंत लज्जित हुआ। उसने वीरोचित वस्त्र धारण किए और सेना को सुसज्जित कर वह महारथ का सामना करने के लिए युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ा। उसने एक रणनीति के तौर पर जेल में बंद उन बंदियों को मुक्त कर दिया जो युद्ध कला में निपुण थे। उन्हें पुरस्कार आदि देकर प्रसन्न किया और युद्ध में जाने को मना लिया। भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ओर के योद्धा तैयार थे। महारथ को यह सब जब नहीं जचा तो उसने चच के पास प्रस्ताव भिजवाया कि मैं और तुम ही इस राज्य के दावेदार हैं। चलो हम दोनों द्वंद्व युद्ध कर लें, जो जीते राज्य उसी का होगा। चच ने उत्तर दिया कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, अतः तुम लोगों की तरह घोड़े की पीठ पर से लड़ाई नहीं कर सकता। तुम धरती पर आकर लड़ो और मुझे झुका दो। महारथ को अपनी वीरता और शारीरिक दृढ़ता पर पूर्ण विश्वास था। उसने सोचा कि एक ब्राह्मण उसका क्या सामना करेगा। मैं पल भर में उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह तुरंत घोड़े से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ा।
चच भी घोड़े से उतर गया, मगर उसने जीन कसने वाले से कह दिया कि घोड़ा मेरे पीछे पीछे लाते रहना। जब महारथ और चच एक दूसरे के काफी निकट आ गए तो चच फुर्ती से अपने घोड़े पर चढ़ गया और उसने महारथ पर अचानक हमला कर दिया। एक ही बार में चच ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उधर चच की सेना ने महारथ की सेना पर तेजी से हल्ला बोल दिया। अपने राजा का हाल जानकर सेना हतोत्साहित होकर भाग खड़ी हुई। कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया, कुछ सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। चच विजय के उत्साह में आलौर के दुर्ग में लौट आया। इस विजय के फलस्वरूप राज्य के चारों प्रांतों में विद्रोह का स्वर मंद पड़ गया। इस विजय के उपरांत रानी ने सभी सामंतों और आलौर के गणमान्य लोगों को निमंत्रण दिया। सबके आ जाने पर रानी ने कहा कि क्योंकि राजा राय साहसी का देहांत हो चुका है और क्योंकि उनसे मेरा कोई पुत्र नहीं है जो राज्य को संभाल सके, और जैसा कि आप सबने देखा है कि राज्य स्वयं चच के अधिकार में आ चुका है, अतः इन परिस्थितियों में यही उचित होगा कि आप लोग मेरा चच से विवाह करवा दें। इस बात से सभी ने सहमति प्रकट की। रानी का चच से विधिवत विवाह संपन्न हो गया। उनके 2 पुत्र दाहिर और दाहर सियाह हुए। एक पुत्री हुई जिसका नाम बाई था। तीनों संतानों के जन्म के समय ज्योतिषियों से उनकी जन्म कुंडलियां बनवाई गई। ज्योतिषियों ने उनके भविष्य के बारे में बताया कि दोनों पुत्र कुछ समय के लिए सिंध के राजा बनेंगे, और पुत्री के बारे में कहा कि वह राजधानी से बाहर नहीं जाएगी और जो भी उससे विवाह करेगा वह सिंध का स्वामी होगा। चच ने पुत्री की बाबत की गई भविष्यवाणी को गुप्त रखने का निर्देश दे दिया। एक दिन चच ने सोचा कि अपना पक्ष मजबूत बनाने के लिए यह उचित होगा कि अपने भाई चंदर को आलोर बुला लूं। उसने उसके पास संदेश भेजा, हमारे सब निकट संबंधी सन्यासी हो गए हैं और ईश्वर की प्रतिमाओं और अग्नि की पूजन करते हैं। हमारे पिता सेलज, उनके हिसाब से जो कुछ हमारे पूर्वजों ने किया हमें वही करना चाहिए, उसी के आधार पर जीवन यापन कर रहे हैं। मुझे पिताजी के आराध्य भगवान ने भारत के सिंध देश का राजा बनवाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आओ ताकि मैं तुम्हें आलोर का अपना प्रतिनिधि यानी कि उपराजा बनाऊं। तुम प्रशासन में मेरी सहायता करना। चंदर ने पहले तो उदासीनता दिखाई, पर भाई के आग्रह को वह अस्वीकार नहीं कर सका। अंततः उसने राजदरबार में अपना पद स्वीकार कर लिया। चच ने अपने निजी और अन्य राजनीतिक मसले उसके हवाले कर दिए तथा सभी जनप्रतिनिधियों, सामंतों, जनसाधारण और सैनिकों को आदेश दिया कि वे चंदर की आज्ञा का पालन करें, कोई भी उसके आदेशों का उल्लंघन ना करे। चच अपने बुद्धिमान नामक मंत्री को बुलाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि राय साहिरस के पिता राय साहसी के राज्य की सीमाएं कहाँ तक हैं? यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि जो यहाँ पर पिता का नाम राय साहसी है, ये प्रथम साहसी राजा था। द्वितीय के बारे में हम वीडियो के शुरुआत में भी चर्चा कर चुके हैं। इसके आगे वो पूछता है कि वे 4 भाग कौन से हैं जो 4 दिशाओं में से हैं। मुझे वे सारी बातें बताओ जो तुम जानते हो, ताकि मैं उन प्रांतों में जाकर यह ज्ञात कर सकूं कि वे लोग मेरी आज्ञा का पालन करते हैं या मेरे प्रति विद्रोह का भाव रखते हैं। मैं यह चाहता हूं कि सारी जनता पर मेरा प्रभुत्व हो। किसी भी विद्रोही या द्रोही को मेरे राज्य में जगह नहीं मिलनी चाहिए। मंत्री बुद्धिमान ने बताया कि महाराज, यह आलौर शहर और समग्र सिंध एक ही राज्य के ध्वज के अधीन था। यह राज्य साहिरस के आधिपत्य में आया, जो राय साहसी का वरिष्ठ पुत्र था। वह राय साहसी राय देवाजी का पुत्र था। उस समय राज्य सिस्तान यानी कि ईरान की सीमा तक था, परंतु निमरोज यानी कि अफगानिस्तान और ईरान की सीमा पर स्थित सामंत ने राय साहिरस को पराजित कर दिया और वह वीरगति को प्राप्त हुए। इसके पश्चात राज्य राय साहसी के पास आ गया। उसने चारों भागों में 4 राज्यपाल नियुक्त कर दिए ताकि वे सामंत अपनी जागीर से राजस्व प्राप्त कर सकें और देश की रक्षा कर सकें। अब केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, वह है संभावित विद्रोह को दूर करना, क्योंकि समय की चाल से कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिनसे उबरना काफी कठिन हो जाया करता है। जब इस राज्य की शक्ति का आभास चारों राज्यपाल को हो जाएगा तो वे आपकी ओर सम्मान से देखेंगे और अपनी सेवाएं आपको अर्पित करेंगे। आपके शत्रुओं व विरोधियों के हौसले पस्त हो जाएंगे। सभी राज्यपाल महाराज को सर्वोपरि स्वीकार करेंगे। सारी अव्यवस्था समाप्त हो जाएगी।
आपके विरोधी आपकी तलवार के आगे नतमस्तक होंगे और यह राज्य जो आपने प्राप्त किया है आपके पास अनंत काल तक बना रहेगा तथा हर दिन इसका विस्तार होगा। मंत्री की बातें सुनकर चच ने विश्वास पात्र लोगों को विभिन्न दिशाओं में प्रेषित किया और प्रांतों के राज्यपालों को निर्देश दिया कि तुम मेरे अभियान का हिस्सा बनो। अभियान ये था हिंदुस्तान की दूरवर्ती सीमाओं को जीतना, उन सीमाओं तक जहां ये तातारों के देश से मिलती हैं। पंडितों और ज्योतिषियों से मुहूर्त निकलवा कर और सितारों की गतिविधियों को देखकर चच ने सैन्य दल के साथ प्रयाण किया। फिर भी उसका कहीं स्वागत नहीं हुआ। जहां कहीं गया विद्रोह और प्रतिरोध से ही उसका सामना हुआ। शुभ मुहूर्त और ग्रहों की गतियां कटु यथार्थ को बदल नहीं सकते थे और न ही बदल पाए। कई दिनों की यात्रा और कई रात्रियों के पड़ाव के पश्चात चच बाबिया नामक नगर में पहुंचा। वहां का शासक युद्ध के लिए तैयार हो गया। वह समर्पण करने को तैयार नहीं था, परंतु भीषण युद्ध के बाद वह भागकर दुर्ग में जा छिपा। चच ने दुर्ग को घेराबंदी की, जिससे दुर्ग के अंदर सैनिकों के साथ साथ आम जनता के लिए भी अन्न, घास, जलावन आदि का मिलना कठिन हो गया। जब दुर्ग के अंदर के हालात खराब होने लगे, तब राजा एक रात अंधेरे का लाभ उठाते हुए दुर्ग को त्याग कर स्कंद यानी कि स्कंद नामक स्थान पर चला गया। यह पहले दुर्ग की अपेक्षा ज्यादा सुदृढ़ था। वहां से राजा ने अपने गुप्तचर चच के खेमे की ओर भेजे, जिन्होंने आकर सूचित किया कि चच ने बबिया के दुर्ग को अपने अधिकार में ले लिया है और अभी वह वहीं है। जब चच को ज्ञात हुआ कि पहाड़ी राजा बबिया को छोड़कर स्कंद की ओर चला गया है, तो उसने वहां का दायित्व एक विश्वास पात्र सामंत को सौंप दिया और स्वयं स्कंद की ओर चल पड़ा। स्कंद के जिस दुर्ग में वह छिपा था, उसके एक सेनापति के साथ चच के अच्छे संबंध थे। चच ने उसे संदेश भेजा और प्रलोभन दिया कि तुम्हें दुर्ग का एकमात्र अधिपति बना दिया जाएगा। उसने राजकीय मुहर के साथ एक आदेश तैयार किया, जिसमें लिखा था कि सेनापति को उस पूरे प्रांत का राज्यपाल बना दिया जाएगा, जिसमें बबिया और स्कंद दोनों शामिल होंगे। इसके लिए तुम्हारे बबिया के राजा जेतार को या तो गिरफ्तार करना होगा या उसकी हत्या करनी होगी। सेनापति ने यह शर्त स्वीकार कर ली। उसने एक रात मौका देखकर राजा की हत्या कर दी और उसका कटा सिर चच के पास भिजवा दिया। चच ने सेनापति को राजवस्त्र और अन्य उपहार देकर खुश किया। बिना अधिक खून खराबे के चच ने बाबिया और स्कंद के दुर्ग अपने अधिकार में ले लिए और कृतज्ञता पूर्वक दोनों ही दुर्ग सेनापति को सौंप दिए। तब शहर के सारे सामंत और अन्य प्रतिनिधि चच के दरबार में आए और उन्होंने धन धान्य से चच का खजाना भर दिया। चच ने उन सभी का सम्मान किया और उन्हें कहा कि वे सेनापति की आज्ञा का पालन करें तथा उसके प्रति वफादार बने रहें। तत्पश्चात चच ने सिक्का और मुल्तान शहरों की ओर कूच कर दिया। मुल्तान में बछेरा यानी कि वत्सराय नाम का एक सामंत था, जो राय साहसी का निकट संबंधी था। उसके राज्य की सीमा उत्तर में दूर तक थी। जब उसे पता चला कि राय साहसी का हत्यारा राय चच लड़ने के लिए आया है, तो उसने एक बड़ी सेना लेकर रावी नदी के तट पर अपना खेमा गाड़ दिया। उसका भतीजा सबोल अथवा सहेवाल सिक्का के दुर्ग का अधिपति था। सबोल और बछेरा का चचेरा भाई भी एक बड़ी सेना लेकर पहुंच गया। चच ने व्यास नदी के तट पर एक छिछली जगह पर अपना डेरा डाल रखा था। वह वहां 3 महीने तक रहा। जब बाढ़ का पानी उतर गया तो उसने अपने खेमे से ऊपर एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली जहां से नदी को सुगमता से पार किया जा सकता था। नदी पार करके वह सबोल की ओर बढ़ा और युद्ध का शंखनाद कर दिया। लोहानी सेना को खदेड़ते हुए चच ने उन्हें दुर्ग के भीतर जा घुसने को विवश कर दिया। जब दुर्ग के घेरे में सख्ती हुई, सबोल रात के अंधेरे में विश्वस्त सैन्य दल के साथ मुल्ला शहर में जा पहुंचा। चच ने सिक्का दुर्ग पर कब्जा कर लिया। कुछ वीर योद्धा मारे गए और शेष कैद कर दिए गए। चच को वहां से काफी धन और बहुत सारे सेवक मिले। उसने दुर्ग के बड़े सेनापति को दुर्ग के अस्थायी रूप में कमान संभाल दी और स्वयं नदी के पार करके पश्चिम में मुल्तान नगर की ओर कूच कर दिया। वहां राय बछेरा एक बहुत बड़ी सेना लेकर चच के सामने आ खड़ा हुआ। जब सैनिकों का खून बह गया, तब राय बछेरा दुर्ग में जाकर छिप गया और वहां उसने कश्मीर के राजा को सहायता के लिए पत्र लिखा। दूत के कश्मीर पहुंचने के पहले वहां के राजा का देहांत हो चुका था। उसका अल्पवयस्क पुत्र गद्दी पर बैठा था।
वहां के मंत्री, सचिव और दरबारियों एवं अन्य गणमान्य सभासदों ने पत्र पर विचार करके उत्तर भिजवा दिया कि कश्मीर के राजा से परलोक सिधार जाने के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र गद्दी पर बैठा है, जो अभी अनुभवहीन है। उनकी सेना देश के विभिन्न भागों में विद्रोह कर रही है। हमें पहले उनके विद्रोह को दबाना है, अतः हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। आप अपनी जितनी मदद स्वयं कर सकते हैं करिए। इस उत्तर के साथ दूत जब राय बछेरा के पास पहुंचा तो वह हताश हो गया। किसी प्रकार की सहायता की संभावना न देखते हुए उसने चच से संधि करने का प्रस्ताव पेश कर उससे विनती की कि मुझे सुरक्षित रूप में दुर्ग छोड़कर अन्यत्र जाने दिया जाए। उसने चच से लिखित आश्वासन मांगा कि अपने अनुचरों के साथ दुर्ग छोड़कर जाते हुए मुझे और मेरे अनुचरों को परेशान न किया जाए। चच ने लिखित आश्वासन दिया। बछेरा कश्मीर के पर्वतों की ओर चला गया। चच ने दुर्ग पर कब्जा कर लिया और वह उस देश का शासक बन गया। दुर्ग में एक ठाकुर को नियुक्त कर चच नगर देवी के मंदिर में दंडवत करने के पश्चात आगे बढ़ता है। ब्रह्मपुर, करूर और आशहर के अधिपतियों ने चच को कर दिया। इसके बाद वह किंग यानी कि कुंभा और कश्मीर की ओर बढ़ता है। पूरी यात्रा के दौरान किसी राजा ने उसका विरोध नहीं किया। इस पर लेखक की टिप्पणी है कि यदि परमात्मा किसी को महान बनाता है तो उसकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। चच जहाँ कहीं भी गया वहीं के दुर्गपति ने उसके आगे आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह जीत के बाद जीत प्राप्त करता हुआ शकलहर के प्रसिद्ध दुर्ग के पास पहुंच गया। यह कुंभा प्रांत का मुख्य दुर्ग था। चच यहाँ 1 महीना रहा। इस दौरान अड़ोस पड़ोस के राजाओं ने उसे कर दिया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। क्षेत्र में स्थायित्व की इच्छा से उसने स्थानीय राजाओं से विशिष्ट समझौते किए। चच ने 2 पौधे मंगवाए, एक पोपलर का और दूसरा देवदार का। इन्हें कश्मीर की सीमा पर पंज महियात नदी के किनारे लगवाया। चच वहां पर तब तक रुका जब तक उन पेड़ों की शाखाएं आपस में अटखेलियां न करने लगी। वहां उसने घोषणा की कि हमारे यह राज्य और कश्मीर के मध्य हमारी सीमा है, हमें इसके पार नहीं जाना है। इस प्रकार सीमा स्थापित करके चच आलौर वापस आ गया, जहां वह 1 वर्ष तक रहा। उसने यात्रा की थकान मिटाई और सेना प्रमुखों ने अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए। तब उसने मंत्री से कहा कि मेरा मन पूर्व की सीमाओं के संबंध में निश्चिंत है, अब मुझे दक्षिण की ओर ध्यान देना है। मंत्री ने कहा, यह संभव है कि आपके उत्तर में काफी देर रहने के कारण दक्षिण में अव्यवस्था हो गई हो। ऐसा हुआ भी है। रायसासी के बाद उधर के कई राज्यों ने लगान देना बंद कर दिया है। वे लोग कानून का उल्लंघन भी करते हैं। तत्पश्चात उपयुक्त समय पर चच ने बुधपुर यानी कि बुधपुर और सिविस्तान के लिए कूच किया। सिविस्तान के दुर्ग में एक सामंत था जिसका नाम मत्ताह था। चच ने सिंध यानी कि मेहरान को वाहटेट यानी कि दिहायत नामक गांव के पास से पार किया। यह गांव आलौर और सम्मा नगरों की सीमा था और वह बुधिया यानी कि बुद्धपुर की ओर बढ़ा। वहां का राजा बसर कोटाद था और उसकी राजधानी काकाराज थी, जिसे वहां के लोग शिवी या फिर शवी कहते थे। चच ने शिवी पर अधिकार कर लिया। राजा का पुत्र कटाह यानी कि काबा आगे आया और उसने अपने पिता के लिए अभय दान की याचना की। उन्होंने देना स्वीकार कर लिया और आत्मसमर्पण कर दिया। वहां से चच ने सिविस्तान की ओर प्रयाण किया। वहां का शासक मत अपनी सारी सेना लेकर मुकाबले के लिए आ खड़ा हुआ, जिसमें जीत चच की हुई। मत अपनी सेना के साथ दुर्ग में छिप जाता है। चच ने दुर्ग की घेराबंदी कर दी। 1 सप्ताह बाद दुर्ग के भीतर की सेना हतोत्साहित हो गई और अभयदान की भीख मांगने लगी। अंत में सुरक्षा के वायदे के बदले दुर्ग की चाबी चच के सैन्य अधिकारियों को सौंप दी गई। चच ने सिविस्तान मत के पास ही रहने दिया। उस पर नजर रखने के लिए चच ने अपना एक अधिकारी वहां नियुक्त कर दिया। चच कुछ दिनों के लिए वहां रुका रहा ताकि प्रांत की व्यवस्था ठीक हो जाए और विद्रोह के स्वर मंद पड़ जाएं। चच ने अगाम लोहाना को ब्राह्मणाबाद में संदेश भिजवाया कि वह अधीनता स्वीकार कर ले। वह एक बौद्ध था और लोहाना जाति के अलावा लाखा, सम्मा और सहता यानी कि सहोता जाति के सिंधियों का भी प्रमुख था। उसने सहायता के लिए मत से संपर्क करने की कोशिश की, जिसने अभी अभी चच की अधीनता स्वीकार की थी। चच के गुप्तचरों ने आगाम का पत्र मकरान के पास जब्त कर लिया। चच ने दुर्ग में बंद आगाम के पास संदेश भिजवाया
कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो तुम्हारा यश शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। यदि तुम अड़े रहे तो तुम्हारी परिणति एक प्रतिशोधात्मक अंत है। जब अगाम दुर्ग से निकलकर किसी प्रांत के निरीक्षण के लिए गया हुआ था, चच ने तब दुर्ग को घेरकर हल्ला बोल दिया। जब अगाम को इसकी सूचना मिली, उसने तुरंत ही ब्राह्मणाबाद आकर सेना और शस्त्र इकट्ठे किए। भीषण युद्ध हुए, बड़े वीर योद्धा मारे गए। अगाम की सेना भाग खड़ी हुई और स्वयं अगाम दुर्ग में घुस गया। दुर्ग की घेराबंदी लगभग 1 साल चली। विवश होकर कन्नौज के राजा साचार और सतबार रायल राय यानी कि रसाल राय को सहायतार्थ संदेश भेजा, लेकिन उस राजा का उत्तर आने से पहले ही अगाम का निधन हो गया। उसके बाद उसके पुत्र सरहंद यानी कि श्री चंद ने गद्दी संभाली। अगाम का एक भिक्षु मित्र था जिसका नाम समनी बुद्धरखु यानी कि श्रमण बुद्ध रक्षित था। उसके संरक्षण में एक बुद्ध विहार था जिसे नव विहार कहा जाता था। इसमें अनेक मूर्तियां थी। बुद्ध रक्षित इस विहार का मुख्य भिक्षु था और अपने त्याग, करुणा और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। लोग उसकी आज्ञा का पालन करते थे। अगाम ने उससे दीक्षा लेकर बुद्ध धर्म अपनाकर उसे अपना गुरु बना लिया था। जब अगाम दुर्ग में था तब इस समनी यानी कि श्रमण ने उसकी मदद की थी, यद्यपि उसने युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया था। जब अगाम का देहांत हो गया और उसके पुत्र सरहंद यानी कि श्रीचंद ने सत्ता संभाल ली थी, तब वह अपने समनी और प्राणों की संपत्ति की रक्षा को लेकर बहुत चिंतित था। इसी दौरान उसे सूचना मिली कि राज्य चच के कब्जे में आ गया है। सरहंद यानी कि अगाम का पुत्र उसने दुर्ग चच को सौंप दिया। क्योंकि उसकी सेना हतोत्साहित हो गई थी, चच ने दुर्ग पर सख्त पहरा लगा दिया। चच को जब यह पता चला कि अगाम और उसके पुत्र का समनी के साथ कोई समझौता था, जिसके कारण वह अपने तपोबल, मंत्र शक्ति व चमत्कारों के साथ समय समय पर दिए परामर्शों से अगाम की सहायता किया करता था, तो उसे लगा कि शायद इसी कारण युद्ध इतना लंबा, तकरीबन 1 वर्ष चला। तो चच ने मन ही मन निर्णय ले लिया कि यदि मैं इस दुर्ग को अधिग्रहित करने में कामयाब हो गया तो इस समनी को पकड़कर उसकी खाल उधेड़कर चर्मकारों को दे दूंगा, जिसे वे ढोल बनाएंगे और उसे तब तक पीटते रहेंगे जब तक वह फट नहीं जाता। समनी को जब इस शपथ का पता चला तो उसने कहा कि चच में इतनी शक्ति नहीं है कि मेरे बाल भी बांका कर सके। उधर दुर्ग में घिरी सेना ने लंबी लड़ाई के बाद संधि का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार करके चच ने क्षमा याचना का आश्वासन दिया। उसने उन्हें कहा कि यदि आप लोग यहाँ से जाना चाहें तो जा सकते हैं, परंतु यहीं रुकना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब अगाम के पुत्र और उसके अनुचरों ने चच का रुख सकारात्मक पाया तो उन्होंने वहीं रुकने का निश्चय कर लिया। चच कुछ समय तक वहीं रुका रहा ताकि सरदारों की नीयत के बारे में वह निश्चिंत हो सके। चच ने अगाम की विधवा से विवाह कर लिया और अपनी पौत्री का विवाह अगाम के पुत्र सरहंद से कर दिया। चच ब्राह्मणाबाद में 1 वर्ष और रहा, राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की और आसपास के सरदारों को सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। तब उसने समनी से मिलने का मन बनाया। उसने उसके बारे में पता लगाने को कहा। उसे पता चला कि वह एक भिक्षु है और अन्य भिक्षुओं के साथ रहता है। वह नवविहार नामक बुद्ध विहार का मुख्य भिक्षु है और हिंद के महानतम बुद्धिजीवियों में से एक है। वह चमत्कारों और मंत्रों में इतना सिद्धहस्त है कि इनके माध्यम से उसने बहुत से मनुष्यों को अपने वश में कर रखा है। चच ने अपने सशस्त्र सैनिकों को बुलाया और कहा कि मैं उस समनी से बात करूंगा, लेकिन जब मेरी बातें खत्म हो जाएं और मैं तुम्हारी ओर देखूं तो तुम उसका सिर धड़ से अलग कर देना। जब चच उसके पास गया तो उसने देखा कि वह एक पीढ़े पर बैठा है और ध्यान मग्न है। उसके हाथ में मिट्टी लगी हुई है जिससे वह मूर्ति बना रहा था। जब मूर्ति बन चुकी तो उसे एक ओर रख दिया। चच तब उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जब मूर्ति पूरी बन गई तब उसने सिर उठाया और बोला, सेलज का पुत्र चच मुझे मिलने आया है। चच ने बोला, तुमने सत्य कहा। चच को बैठने को कहा और पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। चच ने उत्तर दिया कि तुम मेरे मित्र बन जाओ और ब्राह्मणाबाद के दुर्ग में लौट आओ। मैं तुम्हें उस पद पर आसीन करूंगा। तुम सरहंद के साथ रहोगे तो उससे भी उसे लाभ होगा, क्योंकि तब उसे तुम्हारे परामर्श मिलते रहेंगे। उसने कहा कि मुझे किसी राजकीय पद की जरूरत नहीं है।
मुझे सांसारिक माया का लोभ नहीं है। तब जज ने पूछा कि तुमने दुर्ग का त्याग क्यों किया। उसने बताया कि जब तुम इस देश के शासक बन गए तब मैं इस डर से स्थानांतरित हो गया कि तुम्हारे लोग बुद्ध विहार के आसपास खेतों में खड़ी फसलों को हानि ना पहुंचाएं। इसलिए मैंने सोचा कि चर्च के मदान्ध अनुयायी ऐसा कर सकते हैं। चर्च ने कहा, भगवान बुद्ध की आराधना एक उत्तम कार्य है, उनका सम्मान करना उचित है। यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो तुम बेझिझक कह दो, मैं तुरंत पूरी कर दूंगा। भिक्षु ने उत्तर दिया कि मुझे किसी सांसारिक वस्तु की इच्छा नहीं है। ईश्वर तुम्हें पुण्यात्मा बनाए जिससे तुम्हारा परलोक सुधरे। चर्च ने कहा कि मेरी भी यही अभिलाषा है। मैं कुछ करना चाहता हूँ जिसका फल नैतिक उत्थान और निर्माण की प्राप्ति हो। मुझे बताओ मैं तुम्हारी सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ। तब भिक्षु ने कहा, क्योंकि तुम कोई भला कार्य करने के इच्छुक हो, अतः कहता हूँ कि यह नवविहार बहुत पुराना धार्मिक स्थल है। समय की मार के कारण इसके कुछ भागों की मरम्मत की सख्त जरूरत है। इसे नए सिरे से बनाना पड़ेगा, इसकी नींव भी नई डालनी होगी। इस मामले में मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। चर्च ने कहा, यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके लिए यह कार्य कर सकूं। यह कहकर वह श्रमण बुधरक्षित से विदा लेकर वापस ब्राह्मणाबाद के नगरकोट में आ जाता है। तब मंत्री चर्च से कहता है कि महाराज, मैंने आज एक आश्चर्य देखा है। चर्च के यह पूछे जाने पर कि कौन सा आश्चर्य, तो मंत्री कहता है, महाराज आप इस दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ से गए थे कि आपके इशारे पर अंगरक्षक समानी का सिर धड़ से अलग कर देगा, परंतु जब आप उसके पास गए तो आपने उसकी खुशामद की और उसकी इच्छा पूरी की। चर्च ने उत्तर दिया, मैंने कुछ देखा जिसमें कोई जादू या चालाकी नहीं थी। मैंने ध्यान से देखा परंतु मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। जब मैं उसके निकट बैठा था तो मैंने एक डरावने और भयंकर चेहरे वाले एक प्रेत को उसके सिर पर बैठा देखा। इसकी आंखें अंगारों से भरी थी, उनमें क्रोध झलक रहा था। होठ मोटे थे और दांत बरछी की तरह नुकीले थे। उसके हाथ में एक लौह दंड था जिसका अंतिम सिरा धारदार था, जो हीरे की तरह चमकदार था, और वह लौह दंड को हवा में ऐसे लहरा रहा था मानो किसी पर प्रहार करने वाला हो। उसे देखकर मैं इतना भयाकुल हो गया कि मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। मैंने कुछ देर सोचा और हिंसा न करने का इरादा कर लिया। चर्च ब्राह्मणाबाद में तब तक रुका रहा जब तक कि व्यवस्था स्थापित नहीं हो गई और राजकोष की बकाया राशि प्राप्त नहीं हो गई। उसने जाटों और लोहाना वंश के लोगों को उच्च पदों से हटाकर अन्य जातियों के लोगों को नियुक्त किया। उसने लोहाना और जाट सरदारों से उनके पुत्र भतीजे आदि बंधक तौर पर लिए और उन्हें अपने संरक्षण में रखा ताकि लोहाना और जाट सरदार कोई शरारत न कर सकें, राज्य में विद्रोह का झंडा न उठा सकें। उसने इन दोनों जातियों पर निम्नलिखित शर्तें लागू की। जाट और लोहाना जातियों के पुरुष तलवार नहीं रख सकेंगे जब तक कि अत्यंत आवश्यक ना हो। ये अधोवस्त्र साधारण सूती कपड़ों को पहन सकेंगे, वे मखमल या रेशमी वस्त्र नहीं पहन सकते। ये काले रंग की या लाल रंग की सूती पगड़ी पहन सकते हैं। ये घोड़े पर तो चढ़ सकते हैं परंतु जीन नहीं कस सकते। उन्हें पैदल चलना होगा, उन्हें नंगे सिर और नंगे पैर चलना होगा। यदि किसी काम से बाहर जाना होगा तो एक कुत्ता साथ रखना होगा। उन्हें ब्राह्मणाबाद के शासक के लिए जलावन लकड़ी का प्रबंध करना होगा। उन्हें ब्राह्मणाबाद के शासक के लिए जासूसी करनी होगी और पथ प्रदर्शक का काम करना होगा। चर्च ने घोषणा की कि यदि वे इन सब शर्तों को मानते हैं तभी उन्हें विश्वास पात्र माना जाएगा। उन्हें सरहद के साथ सहयोग और मित्रता पूर्वक रहना होगा तथा दुश्मन देश द्वारा आक्रमण किए जाने की स्थिति में उन्हें लोहाना और जाट सरदारों को देश की रक्षा के लिए सरहद के साथ खड़े होना होगा। चर्च के द्वारा विद्रोही सरदार को दंडित किया जाएगा, परंतु उनमें से जो अत्यंत योग्य व्यक्ति थे उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त किया गया जिससे कि वे संतुष्ट हो सके और चर्च के प्रति अनुग्रहित रहें। इस तरह सारे संसार की सुव्यवस्था स्थापित हो गई। इस तरह चर्च मध्य व दक्षिणी सिंध के मामले में निश्चिंत हो गया। अब उसका ध्यान किरमान की सीमा की ओर गया। वह उस सीमा को ठीक से निर्धारित करना चाहता था। यह उस समय की बात है जब मोहम्मद को मक्का छोड़े 2 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, यानी कि 624 ईस्वी की बात है। होरमुज के पुत्र खुसरो तृतीय की मृत्यु के बाद संपूर्ण फारस की सत्ता बोरान नामक एक स्त्री के हाथ में आ गई थी
जो उस यानी कि खुसरो की बहन थी। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो खुसरो है वो तृतीय है। चच को जब ज्ञात हुआ कि ईरानी सत्ता एक स्त्री के हाथ में है तो उसने एक बड़ी सेना लेकर किरमान के लिए प्रयाण कर दिया। उसने ज्योतिषियों द्वारा निर्धारित शुभ मुहूर्त में अरमान बेल की ओर कूच किया, जहाँ की सत्ता एक बौद्ध राजा के हाथ में थी। इस राजा की वंशावली हिंद के राय साहिरस से मिलती है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि इतिहास की कुछ किताबों में आता है कि राय वंश एक शूद्र परिवार था जिसने कि जात पात से मुक्त होने के लिए हिंदुइज्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। आगे लिखा है, यह राजा लोहाना जाति का था, अतः इसकी योग्यताओं से प्रभावित होकर राय साहिरस ने उसके पद और सम्मान में वृद्धि कर दी थी। परंतु इस बौद्ध यानी कि समरी राजा ने विद्रोह कर दिया था और साहिरस का विरोधी बन गया था। अतः जब चच वहां पहुंचा तो वह उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। यहाँ पर एक बात और नोटिस करनी है कि चच का सिर्फ यहीं पर स्वागत हुआ है, जहाँ कहीं पर भी गया उसका प्रतिरोध ही हुआ है। जब यहाँ पर उसका स्वागत हुआ तो इसका चच पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस प्रकार दोनों के मध्य मित्रता हो गई। इसके बाद चच मकरान की ओर कूच करता है। रास्ते में जितने राजा आए सबने चच की अधीनता स्वीकार कर ली। चच मकरान के पहाड़ों से तीव्र ढलान वाले क्षेत्र को पार करके बक्र नामक नगर में पहुंचता है। इस नगर में एक पुराना दुर्ग था जो कंबर अथवा कांग के नाम से प्रसिद्ध था। चच ने उसे अपने कब्जे में लिया और आदेश दिया कि इसका जीर्णोद्धार कराया जाए। यह भी आदेश दिया कि प्रत्येक शाम को दुर्ग की ओर से ढोल और संगीत का स्वर आना चाहिए। उसने आसपास के ग्रामीणों को एकत्र किया और उन्हें दुर्ग के नवनिर्माण के कार्य में लगाया। वह दुर्ग को छोड़कर आगे किरमान की ओर बढ़ गया। किरमान और मकरान के बीच एक छोटी सी नदी बहती थी। चच ने वहीं पर खेमा गाड़ दिया और घोषणा कर दी कि जो यहाँ पर खजूर के पेड़ लगे हैं वही हिंद और ईरान की सीमा होगी। उसने खजूर के नए पेड़ भी लगाए और लिख दिया कि यह वह सीमा है जिसे विश्वास के पुत्र सेलज के पुत्र चच, जो कि सिंध का राजा है, उसने निर्धारित किया है और इस सीमा तक आज के दिन चच ने अधिकार स्थापित किया है। चच अरमान बेल में राजस्व निर्धारित है और तत्पश्चात उत्तर की ओर प्रयाण कर तुरान नामक जिले में पहुंचता है, जिसके बाद एक वीरान रेगिस्तानी क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में किसी ने चच का सामना करने का साहस नहीं किया। उत्तर की ओर बढ़ते हुए वह कंदेल यानी कि कंधाबेल या कंधार पहुंचता है। वह पर्वतों से घिरे इस शहर की घाटी में पड़ाव डालता है और अचानक हमला करके शहर पर कब्जा करने की कोशिश करता है, परंतु शहर के रक्षक व सेना दुर्ग में प्रवेश कर जाते हैं। चच दुर्ग के पास ही सिनी अथवा सामनी नदी के किनारे खेमा गाड़ देता है। थक हार कर दुर्ग के भीतर स्थित नागरिक और सैनिक आत्मसमर्पण कर देते हैं। उन पर कर निर्धारित कर दिया गया कि वे प्रतिवर्ष 100 पहाड़ी खच्चर और 1 लाख दिरहम राजकोष में देंगे। उन्होंने 1 वर्ष का राजस्व अग्रिम दे दिया। इस संधि के बाद चच आलौर लौट आया। सीमाएं सुरक्षित करके उसने 40 वर्षों तक राज किया। उसके शासनकाल के तारीखों के बारे में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ 620 से 660 तक मानते हैं, कुछ 622 से 662 मानते हैं और कुछ 630 से 670 तक मानते हैं। चचनामा वस्तुतः यहीं तक है क्योंकि यहीं तक चच की कहानी चलती है। जो बाकी की पुस्तक है इसमें चच से कोई भी संबंध नहीं है। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो पुस्तक का नाम चचनामा उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। आज के वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।